गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपन नदियों के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। नदियों में पिछली क्लास में अपन ने हिमालयी अफवाह तंत्र तथा अरब सागरीय अफवाह तंत्र पढ़ लिया है। आज अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, यानी कि वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर लेकर के जाए या अपना जल बंगाल की खाड़ी में डाल ले। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की जो प्रमुख नदियां हैं उन नदियों में प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और वो महत्वपूर्ण नदी है आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि बंगाल की खाड़ी की प्रमुख नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार में प्रवाहित होती हैं। इस बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की अगर बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और वह विशेषता है कि ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा, यानी कि खाड़ी में या समुद्र में मिलने से पहले कई छोटी छोटी वितर्तिकाओं में बट करके दलदली भूमि का निर्माण करती है। तो इसकी विशेषता याद रहे, डेल्टा का निर्माण करती है। यहां पर बात करें अपन तो गंगा की एक वितर्तिका है जिसका नाम है हुगली। क्या नाम है? हुगली। यानी कि अगर बात की जाए वितर्तिका, वितर्तिका किसे कहते हैं? तो वितर्तिका के बारे में अगर बात करें तो आपके सामने ये एक मुख्य नदी है। इस मुख्य नदी में जो छोटी छोटी अन्य सहायक नदियां आकर के मिलती है, अन्य नदियां जो मिलती है उन्हें कहा जाता है सहायक नदी। लेकिन इस मुख्य नदी में से अगर कोई एक शाखा अलग हो जाए, इसमें मिले नहीं, अगर इससे अलग होती है तो वह वितर्तिका कहलाती है। तो इसी प्रकार गंगा की एक वितर्तिका है जिसका नाम है हुगली। क्या नाम है? हुगली। तो हुगली गंगा की एक वितर्तिका है। इस हुगली नदी के किनारे एक शहर स्थित है जिसका नाम है कोलकाता। कोलकाता। और इसी हुगली नदी के किनारे स्थित एक बंदरगाह जिसका नाम है हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह भी कहाँ स्थित है? कोलकाता में या पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 क्रियान्वित किया जा रहा है गंगा नदी के अंतर्गत। अब यहां पर अगर बात करें तो छोटा नागपुर का पठार, और छोटा नागपुर के पठार की अगर बात करें तो छोटा नागपुर के पठार में स्थित है एक जिला जिसका नाम है, यानी कि बात करें अपन झारखंड राज्य की तो झारखंड राज्य में पड़ता है आपका पलामू डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? पलामू। पलामू झारखंड। इस पलामू झारखंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी। यानी कि पलामू झारखंड से नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? दामोदर नदी। दामोदर नदी। इस दामोदर नदी की अगर बात की जाए तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार की एक महत्वपूर्ण नदी है। और दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यानी कि दामोदर नदी पलामू झारखंड से निकलती है। पलामू झारखंड से निकलने के बाद यहां पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में अपना जल डालती है। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। इस नदी के उत्तर का भाग कहलाता है आपके हजारीबाग का पठार, और इसके दक्षिण का भाग कहलाता है रांची का पठार। क्या कहलाता है? रांची का पठार। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इस दामोदर नदी को पहले कहा जाता था बंगाल का शोक। क्या कहा जाता था? बंगाल का शोक। बंगाल का शोक कहा जाता था, वर्तमान में नहीं कहते, पहले कहते थे। क्यों? क्योंकि यह नदी बाढ़ के द्वारा बंगाल में कई सारे क्षेत्र में तबाही मचाती थी। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो दामोदर नदी के ऊपर दामोदर घाटी परियोजना का संचालन किया जा रहा है, जो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। विश्व की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है टेनेसी नदी घाटी, यूएसए। और भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। इस दामोदर घाटी परियोजना के द्वारा दामोदर नदी पर कई सारे छोटे छोटे बांधों का निर्माण किया गया, जिसके कारण इसकी जो विनाश लीला थी वो समाप्त हो चुकी है। यानी कि अगर अपन बात करें तो दामोदर नदी के ऊपर दामोदर घाटी परियोजना का संचालन किया गया, जो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। नेक्स्ट अगर बात करें दामोदर नदी के बाद इस रांची के पठार से एक नदी या रांची के पठार पर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। इस स्वर्ण रेखा नदी की बात करें तो इस स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर एक शहर, या इस स्वर्ण रेखा नदी के किनारे एक शहर स्थित है जिसका नाम है जमशेदपुर। कौन सा शहर स्थित है? जमशेदपुर। यानी कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे एक शहर स्थित है जिसका क्या नाम है? जमशेदपुर।
जमशेदपुर, जमशेदपुर, जमशेद जी टाटा ने बसाया था जमशेदपुर। और इस जमशेदपुर शहर की अगर बात करें अपन, यानी कि जमशेदपुर जो शहर है वह कहलाता है भारत की इस्पात नगरी। क्या कहलाता है? भारत की इस्पात नगरी। तथा भारत का पिट्सबर्ग, क्या कहलाता है? भारत का पिट्सबर्ग, भारत की इस्पात नगरी या भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है जमशेदपुर, जो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद अगर बात करें तो अगली अपने पास एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। इस महानदी की अगर बात करें तो महानदी का उद्गम होता है दंडकारण्य का पठार। कहां से होता है? दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार नहीं मिले ऑप्शन में तो सिहावा दिया होगा। क्या होगा? सिहावा। सिहावा पड़ता है रायपुर छत्तीसगढ़ में। कहां पड़ता है? रायपुर छत्तीसगढ़। यानी कि अमरकंटक की पहाड़ी, या यूं कहें दंडकारण्य का पठार, या यूं कहें सिहावा की पहाड़ियां। सिहावा की पहाड़ी रायपुर छत्तीसगढ़ से ये नदी प्रवाहित होती है। रायपुर छत्तीसगढ़ के बाद यह नदी पहुंचती है ओडिशा, और ओडिशा में पहुंचने के बाद अंततः डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है। बात करें यहां पर अपन महानदी के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? महानदी। बात कर रहे हैं अपन किसकी? महानदी। और महानदी का उद्गम होता है सिहावा, रायपुर, छत्तीसगढ़। इस महानदी के किनारे संबलपुर तथा कटक दो शहर स्थित हैं। एक तो संबलपुर और एक है कटक। यानी कि महानदी रायपुर छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा में फिर संबलपुर, कटक होते हुए अंततः डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है। तो कटक शहर को आप याद रखें, महानदी के किनारे स्थित है कटक शहर। यह इस महानदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। ओडिशा राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है जिसकी कुल लंबाई 4800 मीटर है। कितनी है? 4800 मीटर। यानी कि हीराकुंड बांध महानदी ओडिशा राज्य में बना हुआ है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई है 4800 मीटर। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट अगर बात करें तो महानदी को कहा जाता है ओडिशा का शोक। क्या कहा जाता है? ओडिशा का शोक कहते हैं महानदी को। यानी कि अपन महानदी के संदर्भ में अगर बात करें तो महानदी, इस महानदी की बात की जाए तो महानदी को क्या कहते हैं? ओडिशा का शोक। ओडिशा का शोक। शोक यानी कि महानदी ओडिशा राज्य में तबाही या यूं कहें बाढ़ के कारण विनाश लीला मचाती है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? ओडिशा का शोक कहा जाता है महानदी को। तो क्लियर हुई महानदी। सिहावा रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है, उसके बाद ओडिशा, और ओडिशा में कटक के निकट डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके किनारे संबलपुर तथा कटक जैसे शहर स्थित है। महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बना हुआ है जिसकी औसत लंबाई 4800 मीटर है। नेक्स्ट महानदी के बाद अगर अपन बात करें तो महानदी के बाद अगली जो अपनी महत्वपूर्ण नदी है उस नदी का नाम है गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की अगर बात करें अपन तो गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो होता है त्रयंबक महाराष्ट्र से। कहां से होता है? त्रयंबक महाराष्ट्र। त्रयंबक महाराष्ट्र से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। यानी कि पढ़ रहे हैं अपन नदी कौन सी है? गोदावरी। त्रयंबक महाराष्ट्र से गोदावरी नदी का उद्गम। महाराष्ट्र के बाद यह नदी तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य में बहने के बाद राजमुंद्री नगर के निकट बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। यानी कि अपन किस नदी की बात कर रहे हैं? गोदावरी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? गोदावरी। यानी कि गोदावरी नदी का उद्गम त्रयंबक, नासिक के निकट पड़ता है यह क्षेत्र। यानी कि यहाँ पर जो क्षेत्र है इसका क्या नाम है? नासिक। त्रयंबक महाराष्ट्र या यूं कहें नासिक के निकट से इस नदी का उद्गम होता है, जो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री नगर, ये वाला जो नगर है यहाँ पर, इस नगर का क्या नाम है? राजमुंद्री। राजमुंद्री नगर के निकट डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है। इस राजमुंद्री शहर की अगर बात की जाए तो राजमुंद्री नगर में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्या स्थित है? केंद्रीय तंबाकू
अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है। और कटक की अगर बात की जाए तो कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्या स्थित है? कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। सेंट्रल का है यह। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है कटक ओडिशा राज्य में, जबकि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है राजमुंद्री नगर में। इसके बाद इसकी सहायक नदियों की अगर बात की जाए तो गोदावरी की सहायक नदियों में अगर देखा जाए तो एक है इसकी सहायक नदी जिसका नाम है पूर्णा। क्या नाम है? पूर्णा। नेक्स्ट बात की जाए तो अगली इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है पेनगंगा। क्या नाम है? पेनगंगा। पेनगंगा। पेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक है। पेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक है। नेक्स्ट बात की जाए तो अगली है वृद्धा। कौन सी? वृद्धा। नेक्स्ट अगर बात करें वृद्धा के बाद तो वेनगंगा। वेनगंगा। नेक्स्ट इसके बाद अगर बात की जाए तो अगली सहायक नदी है इंद्रावती। इंद्रावती। और इसके बाद नेक्स्ट आगे अगर अपन बात करें तो एक इसकी बाईं ओर से आकर के मिलती है जिसका नाम है मंजरा। क्या नाम है? मंजरा। मंजरा। क्लियर हुई बात? तो गोदावरी नदी के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं। गोदावरी नदी का उद्गम त्रयंबक महाराष्ट्र या यूं कहें नासिक महाराष्ट्र से होता है। नासिक इसके किनारे स्थित है। राजमुंद्री नगर भी गोदावरी के किनारे स्थित है जहां केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं पूर्णा, पेनगंगा, वृद्धा, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजरा। पेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसको याद रखें आप, कई बार पूछा गया है कि गोदावरी की सबसे लंबी सहायक कौन सी है? पेनगंगा। तो गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? पेनगंगा है। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें गोदावरी के संदर्भ में तो गोदावरी की नेक्स्ट विशेषता की अगर अपन बात करें तो यहां पर देखा जाए तो गोदावरी जो गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर। यानी कि गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई और आकार को देखते हुए ही गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा या यूं कहें वृद्ध गंगा। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। क्लियर हो गई बात? आपको याद रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। फिर अगर पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागरीय अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी तो सबसे लंबी नदी अरब सागरीय अपवाह तंत्र की होगी नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट इसके बाद अगर बात करें गोदावरी के बाद तो गोदावरी के बाद आपके सामने अगली जो महत्वपूर्ण नदी है वह नदी है कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। इस कृष्णा नदी की अगर अपन बात करें तो कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वरम। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? महाबलेश्वरम। और महाबलेश्वरम भी कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो महाबलेश्वरम महाराष्ट्र से निकलती है कृष्णा नदी और कृष्णा नदी महाबलेश्वरम महाराष्ट्र के बाद यह जाती है कर्नाटक में प्रवाहित होने के बाद तेलंगाना और तेलंगाना के बाद सीमांध्र या यूं कहें आंध्र प्रदेश में आते आते विजयवाड़ा के निकट डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है। तो कृष्णा नदी की बात कर रहे हैं अपन। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वरम की पहाड़ी महाराष्ट्र से होता है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक के बाद तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में यह विजयवाड़ा जो नगर है, कौन सा नगर? विजयवाड़ा। इस विजयवाड़ा के निकट डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है कृष्णा नदी। अब यहां पर अगर बात की जाए कृष्णा नदी की तो कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के संदर्भ में अगर अपन देखें तो कृष्णा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसमें एक है आपकी कोयना।
कौन सी नदी? कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। कोयना के बाद अगर बात करें नेक्स्ट तो भीमा। कोयना के बाद कौन सी है? भीमा। भीमा के बाद अगर देखा जाए तो मूसी। मूसी। उसके बाद दाईं ओर से अगर अपन बात करें तो दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में अगर देखा जाए तो दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में एक है आपके सामने घाट प्रभा। घाट प्रभा। घाट प्रभा के बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है माल प्रभा। माल प्रभा। और माल प्रभा के बाद दो शाखाएं मिलेगी, एक तो मिलेगी तुंग और एक है भद्रा। तुंग और भद्रा दोनों मिलकर के बन जाएगी तुंग भद्रा। क्या कौन सी बनेगी? तुंग भद्रा। यानी कि कोयना, भीमा, मूसी, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंग भद्रा, दूध गंगा, पंचगंगा आदि कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। इसी कृष्णा नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है नागार्जुन सागर। कौन सा बांध बनाया गया है? नागार्जुन सागर। यानी कि नागार्जुन एक बौद्ध भिक्षु थे, उनके नाम पर ही रखा गया बांध का नाम। तो कृष्णा नदी पर एक परियोजना है जिसका क्या नाम है? नागार्जुन परियोजना। कौन सी परियोजना? नागार्जुन परियोजना इसके ऊपर संचालित की जा रही है। अभी इन के संदर्भ में अगर बात करें अपन कृष्णा के संदर्भ में, तो कृष्णा नदी की अगर बात की जाए तो यह कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो कौन सी हो गई? गोदावरी, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा, जिसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। अब यहां पर अगर बात करें तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं उन सहायक नदियों के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण नगर स्थित है। उन महत्वपूर्ण नगरों के संदर्भ में अपन बात करते हैं। तो जैसे यहां पर अगर अपन बात करें तो आपके सामने है कोयना। यानी कि अपन देख रहे हैं कृष्णा की सहायक नदियां। किसकी? कृष्णा की सहायक नदियां। कृष्णा की सहायक नदियां। कृष्णा की सहायक नदियों के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो कृष्णा की सहायक नदी है आपके सामने, एक है कोयना। कौन सी नदी? कोयना। इस कोयना नदी की बात करें तो कोयना नदी के किनारे एक शहर स्थित है महाराष्ट्र में जिसका नाम है क्या? औरंगाबाद। औरंगाबाद। औरंगाबाद कोयना नदी के किनारे स्थित है। फिर अगर देखा जाए अगली सहायक नदी भीमा, तो भीमा की बात करें तो भीमा के किनारे महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है पंढरपुर। पंढरपुर ये भी महाराष्ट्र में है। तो पंढरपुर भी भीमा के किनारे स्थित है, महाराष्ट्र में ही है। फिर अगर देखा जाए मूसी, तो मूसी नदी के किनारे स्थित है एक महत्वपूर्ण शहर जिसका नाम क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। फिर देखा जाए तुंगभद्रा। तुंगभद्रा। तुंगभद्रा की बात करें तो तुंगभद्रा के किनारे स्थित है कुर्नूल। कौन सा शहर? कुर्नूल शहर स्थित है। अन्य है मालप्रभा, घाटप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा आदि कृष्णा की सहायक है। इन शहरों को आप अच्छे से याद रखें। कोयना के किनारे औरंगाबाद शहर स्थित है, मूसी के किनारे पंढरपुर महाराष्ट्र में, भीमा के किनारे पंढरपुर महाराष्ट्र में, और नेक्स्ट देखा जाए तो मूसी के किनारे हैदराबाद और तुंगभद्रा के किनारे कर्नूल शहर स्थित है। कृष्णा नदी के बाद अगर नेक्स्ट अगली नदी की अगर अपन बात करें तो कृष्णा के बाद अगली नदी है कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। इस कावेरी नदी के उद्गम की अगर बात करें तो कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक से कावेरी नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक, कर्नाटक से कावेरी का उद्गम अंततः तमिलनाडु, तमिलनाडु होते हुए यह अपना जल बे ऑफ बंगाल में डालती है। अगर कावेरी नदी के संदर्भ में अगर बात करें अपन तो कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक ऐसी नदी है जो सदावाहिनी है। क्या है? सदा वाहिनी या सदा नीरा। सदा नीरा। सदा नीरा या सदावाहिनी या 12 मासी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। सदा नीरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कावेरी नदी के द्वारा या इस कावेरी नदी को दोनों मानसून से जलापूर्ति होती है। यानी कि कावेरी नदी का ये जो ऊपरी भाग है
इस उच्च भाग को दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि ये वाला दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है, इससे जलापूर्ति करती है। और कावेरी नदी का ये वाला जो निचला भाग है, इस निचले भाग को उत्तरी पूर्वी या लौटते हुए मानसून से जलापूर्ति होती है। यानी कि कावेरी नदी को दोनों मानसून से जलापूर्ति होती है, इस कारण यह सदा निरा या 12 मासी नदी है। इस कावेरी नदी की अगर बात की जाए तो कावेरी नदी के ऊपर एक परियोजना का संचालन किया जा रहा है जिसका नाम है कृष्ण सागर। कौन सी परियोजना? कृष्ण सागर परियोजना का इसके ऊपर संचालन किया जा रहा है। और कावेरी नदी के किनारे ही या कावेरी नदी पर ही एक और परियोजना संचालित की गई जिसका नाम है शिव समुद्र। शिव समुद्र, कावेरी नदी के ऊपर एक परियोजना चलाई जा रही शिव समुद्र। यह 1902 में स्थापित की थी शिव समुद्रम पर। इंपोर्टेंट करके अच्छे से याद रखें कि शिव समुद्र परियोजना कावेरी नदी 1902, यानी कि भारत की जो प्रथम परियोजनाओं में सम्मिलित है शिव समुद्रम परियोजना। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी, लेकिन शिव समुद्रम परियोजना सर्वप्रथम या स्टार्टिंग के दौरान प्रारंभ हुई थी। शिव समुद्र परियोजना कावेरी नदी 1902 में स्थापित की गई थी। यह परियोजना कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है? कर्नाटक। और कर्नाटक राज्य का एक शहर जिसका नाम है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली भी कावेरी नदी के किनारे ही स्थित है। कावेरी नदी के बाद अगर बात करें तो इसके दक्षिण में अगर अपन चलते हैं, यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ियों से एक नदी निकलती जिसका नाम है ताम्रपर्णी नदी। कौन सी नदी? ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी। इस ताम्रपर्णी नदी की बात की जाए तो ताम्रपर्णी नदी अपना जल डालती है। ताम्रपर्णी नदी की अगर अपन बात करें तो ताम्रपर्णी नदी अपना जल डालती है मन्नार की खाड़ी में। कहाँ डालती है? मन्नार की खाड़ी में। आपको पता ही है पाक जल संधि, ये दक्षिण का जो एरिया है वहां पर पाक जल संधि और वहीं पर मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी में ताम्रपर्णी नदी अपना जल डालती है। इसको इंपोर्टेंट करके अच्छे से याद रखिए कि कौन सी नदी मन्नार की खाड़ी में जल डालती है। तो ताम्रपर्णी नदी मन्नार की खाड़ी में अपना जल डालती है। ये कुछ प्रमुख प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हुई। तो आपको इसमें अच्छे से याद रखना है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। क्लियर हो गई बात? गोदावरी नदी का उद्गम त्रयंबक या नासिक महाराष्ट्र से होता है। गोदावरी को ही कहा जाता है दक्षिण गंगा। क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा, और वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। जबकि कावेरी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा। कावेरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा, और दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। हीराकुंड बांध की अगर बात करें तो हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी के ऊपर बना हुआ है। किसके ऊपर बना हुआ है? महानदी के ऊपर बना हुआ है। क्लियर हो गई बात? कृष्णा की अगर बात की जाए तो कृष्णा पर नागार्जुन सागर परियोजना संचालित की जा रही है और कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वरम से होता है। और कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक से होता है, जिसके ऊपर शिव समुद्र और कृष्ण सागर परियोजना संचालित की जा रही है। मन्नार की खाड़ी में जल डालने वाली नदी कौन सी है? तो ताम्रपर्णी नदी है। नेक्स्ट, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। और जमशेदपुर जो शहर है वह जमशेदपुर शहर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, जिसे भारत की इस्पात नगरी या भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। थैंक यू।